मैंने सबको एक लिंक भेजी थी गूगल ड्राइव की। वहाँ पे नोट्स रहेंगे हमारे डेली। तो आई होप एवरीवन इज हैविंग एक्सेस फॉर दिस। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो एक्सेस है या नहीं। मैंने कल पूछा था, नोबडी हैज़ आंसर्ड। ठीक है, आप थोड़ा सा ग्रुप पे मैसेजेस वगैरह देखते रहना। तो कल हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन्स व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्टर्स, कितने टाइप के टेस्टर्स है, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टर, ये हमने देखा था। क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे, जो कि बग फ्री है, विद इन अ बजट है, डिलीवर्ड ऑन टाइम है। व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट? If the software application is developed for specific customer or group of people based on the requirement, then it is called as project. Example, banking application for particular bank. And if the software application is developed for multiple customer or by considering market requirement, then it is called as product. Example, Paytm. तो यहाँ तक हमने देखा था। Now we will continue. सॉफ्टवेयर में बग या फिर प्रॉब्लम क्यों होते हैं, इश्यूज क्यों मिलते हैं हमें। ठीक है, why the software has bug। बग यानी क्या होता है, अगर टेस्टर एज अ टेस्टर हम सर्च करते हैं, पहले वो देख लेंगे हम। दिस वी कवर वन मोर डिफरेंस बिटवीन एरर कॉमा डिफेक्ट कॉमा बग कॉमा फेलियर। दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन। Okay. तो पहला है व्हाट इज एन एरर। एरर किससे कहते हैं? इफ द कोडिंग टीम, जो भी हमारी कोडिंग टीम कोड लिख रही है, एंड they are not able to compile or run the program due to any reason, that is called as an error। इसे कुछ पूछना है क्या उसका? एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। यस यस यस, आई विल रिपीट, डोंट वरी। ठीक है, तो इफ कोडिंग टीम इज not able to compile or run the program due to any coding mistake, then it is called as error। ठीक है, कोडर्स के लैंग्वेज में अगर कोई इशू है कोडिंग में तो उसको एरर बोलते हैं। ठीक है, जब हम हमारे पास टेस्टर के पास आता है तो हम क्या बोलेंगे वो देखेंगे हम। तो इफ अब कोडिंग टीम को जब भी कोड्स करते हैं तो उनको पहले कंपाइल करके देखना पड़ता है। कंपाइल मीन्स वो सही तरीके से कोड लिखा है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ बग्स यानी एरर वगैरह है क्या, कुछ कोडिंग गलत हो गई है क्या, वो चेक करने के लिए कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन होता है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ता है कोड टू गेट द आउटपुट। तो वाइल कंपाइलिंग और एग्जीक्यूटिंग द कोड, अगर वहाँ पे कुछ कोडिंग मिस्टेक के वजह से वो प्रोग्राम रन नहीं होता है या फिर कंपाइल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एरर। तो ये इस
के लिए है, डेवलपर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज डिफेक्ट। अब डिफेक्ट किसे बोलेंगे, if the variation between the actual result, if the variation means क्या है, डिफरेंस, ठीक है, if the variation between expected result and actual result, expected result यानी हमेशा याद रखना इट्स अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, एंड एक्चुअल रिजल्ट यानी हमने जो डेवलप किया है, ठीक है, वहां पे कोई भी डिफरेंस छोटा सा भी रहा, ठीक है, तो डेवलपर के लैंग्वेज में उसे डिफेक्ट कहते हैं, इज नोन एज डिफेक्ट। हम एज अ टेस्टर डिफेक्ट नहीं कहते, ठीक है। सो इफ डेवलपर फाउंड issue and correct it by himself while development phase, then it is called as defect। तो कैसा होता है, जब भी डेवलपमेंट टीम डेवलप करती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि 100% वो एग्जैक्ट एज इट इज जो एक्सपेक्टेड था वही वो डेवलप करेंगे। कभी कभी उनसे भी गलतियां होती है, डेवलप करने के बाद उनको पता चलता है कि नहीं expected, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा डेवलप करना है। तो उस टाइम पे अगर उनको ऐसा कुछ फाइंड आउट होता है तो उसे डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एरर एंड डिफेक्ट सबको समझ में आया, एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर, समझ गया। नो सर। Okay. So if you don't have a question, then please mute. तीसरा होता है बग, जो कि टेस्टर्स, एज अ टेस्टर हमें कुछ भी मिलता है इशू तो उसे हम बग कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज बग, तो जब भी इसके बाद मैं एरर बोलूंगा दैट मीन्स डेवलपर, डिफेक्ट बोलूंगा दैट इज ऑल्सो डेवलपर साइड, एंड जब हम बग कहते हैं दैट इज एट टेस्टर साइड, ठीक है। तो एज अ टेस्टिंग टीम, एज अ टेस्टर, इंडिविजुअल टेस्टर, ऑलवेज वी यूज टू कॉल इट एज अ बग। वन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, इफ टेस्टर फाउंड एनी वेरिएशन between expected and actual result, then it is called as bug, ठीक है। This is one of the interview question, like they will ask you, tell me the difference between error, defect, bug and failure। तो लास्ट वन है, what is failure। तो जब भी हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो हमने डेवलप किया है, टेस्ट किया है, वो कस्टमर के पास जाता है एंड कस्टमर को अगर एप्लीकेशन में कुछ मिलता है प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको हम फेलियर बोलते हैं। while using the application, if customer found any kind of issue, then it is called as failure, ठीक है। so once the product or application is deployed, deployed यानी
उनके एनवायरनमेंट पे हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एनवायरनमेंट है ना। जैसे हम एंड एज ए एंड यूजर पेटीएम वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द एंड यूजर, उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, या फिर उसको हम क्लाइंट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो वंस द प्रोडक्ट और एप्लीकेशन इज डिप्लॉय एट क्लाइंट or customer end, and while using application by end user, if they found any issue, then it is called as failure। ठीक है, तो हाँ, इसीलिए बार बार हम अलग अलग टाइप की टेस्टिंग कर रहे हैं, सो दैट क्लाइंट शुड नॉट फाउंड दिस काइंड ऑफ थिंग ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर ऐसा अगर क्लाइंट के पास जाने के बाद अगर उनको ऐसे इश्यूज मिल रहे हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि क्लाइंट हमें नए प्रोजेक्ट ना दे, राइट, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, कुणाल प्लीज म्यूट। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो गाइज म्यूट अनम्यूट करो, अदरवाइज प्लीज म्यूट। ठीक है, रिकॉर्डिंग में फिर बैकग्राउंड वॉइसेस आएंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई मिस कर रहा है क्लास, तो आप आप ही रिकॉर्डिंग देखने वाले हो, अदर किसी को एक्सेस नहीं है उसका। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में बग क्यों होते हैं? Why the software has bug? Multiple reasons are there. One of the reason is miscommunication or no communication। तो यहाँ पे communication means between business analyst and the development team, या फिर business analyst, यहाँ पे मैं लिख between BA and development team, or between BA and client, or between developers। ठीक है, क्योंकि एज अ टीम मल्टीपल डेवलपर्स आर वर्किंग टू डेवलप वन प्रोजेक्ट, एंड अगर डेवलपर के बीच में ही सिंकअप नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं बग्स के। ठीक है, अगर बिजनेस एनालिस्ट ने अगर डेवलपमेंट टीम के साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन किया नहीं है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं किए, डाउट क्लियर नहीं किए, तो वहाँ पे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन बग आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि बिजनेस एनालिस्ट और क्लाइंट के बीच में मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ और रिक्वायरमेंट दी है, बिजनेस एनालिस्ट ने उसके डाउट क्लियर नहीं किए, एंड ही हैज पास wrong information to development team। So in this situation also bugs can be there in the software। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। अगर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है, लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोई हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रिलेटेड टू द हेल्थ रिस्क, तो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज़्यादा है। बैंकिंग एप्लीकेशन में मनी ट्रांजेक्शन, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर सब फंक्शन, ऐसे मल्टीपल विंडोज और मल्टीपल कंडीशंस आर देयर। सो अगर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, then also software will have some bug। this is also one of the reason। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एरर। ये बहुत कम रीजन हो सकता है, क्योंकि एवरी टाइम प्रोग्रामर यूज टू कंपाइल एंड रन, एंड ऑल्सो जब भी प्रोग्रामिंग टीम कोई भी फंक्शनैलिटी डेवलप करती है, तो बिफोर पासिंग इट टू द टेस्टिंग टीम फॉर टेस्टिंग पर्पस,
दे यूज टू डू यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग यानी क्या होता है, जो भी उन्होंने कोड लिखा है, they are checking those codes is running fine or not, they have follow all coding standard or not। तो वो सारी चीजें चेक करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अगर उनको कंपाइल के वक्त या फिर एग्जीक्यूशन के वक्त वहां पे कुछ उनको एरर मिलता है, दे विल रिजॉल्व इट दैट टाइम इटसेल्फ, दे विल नॉट पास इट टू द टेस्टिंग टीम। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग की वजह से प्रोग्रामिंग एरर्स कम ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट एनवायरनमेंट पे अगर ये चला रहे हैं हम एप्लीकेशन, लाइक अगर यहाँ पे हमने कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है और वो हमने सिर्फ 4 ही ब्राउजर को कंसिडर करके बनाया है, ठीक है, क्रोम है, मोजिला है, उसके बाद एज है, और एक आधा ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 4 ब्राउजर को हमने कंसिडर करके डेवलप किया है। और जो एंड यूजर है वो और कोई ब्राउजर यूज कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि एरर आ जाए, प्रोग्रामिंग एरर आ जाए, सपोर्ट ना करे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन सॉफ्टवेयर में बग मिल सकता है। उसके बाद चेंजिंग रिक्वायरमेंट, चेंजिंग रिक्वायरमेंट, इसको हम शॉर्ट में हमारे लैंग्वेज में सीआर बोलते हैं। चेंजिंग रिक्वायरमेंट यानी क्या होता है कि अगर क्लाइंट के तरफ से हमें कुछ रिक्वायरमेंट मिली है एंड वी आर डेवलपिंग दैट, ठीक है, तो अगर हमने एस्टिमेशन दिया है कि इसको बनाने के लिए 1.5 साल लगने वाला है, या फिर शॉर्ट पीरियड समझो 4 मंथ लगने वाले हैं, हम छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और हमने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट डेवलप करना, जो भी रिक्वायरमेंट थे, एंड मिडल ऑफ द डेवलपमेंट क्लाइंट ने उसमें चेंजेस बताए कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है, तो उससे कहते हैं चेंज इन रिक्वायरमेंट। तो चेंज इन रिक्वायरमेंट भी आता है, चेंज इन रिक्वायरमेंट भी आता है, ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या होता है, ऑलरेडी जो डेवलप है, ऑलरेडी जो टेस्टेड है, ठीक है, फिर उसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से बग आने के चांसेस है। क्योंकि हमें सीआर जब मिली है तब तक तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप कर लिया था और टेस्ट भी कर लिया था, ये मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट आया है चेंज इन रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो इसके वजह से भी बग आ सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड पीपल, हमारी जो टीम है, जो रिक्वायरमेंट, जो स्किल के लोग चाहिए हमारे टीम में वो डेवलप करने के लिए, वो स्किल के लोग हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो इसके वजह से भी, या इसको इसको लैक ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं। लाइक अगर हम टेलीकॉम डोमेन का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूनिक्स लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है डेवलपर्स को, एंड ऑल्सो फॉर टेस्टर। लेकिन जो भी हमारे पास डेवलपर टीम है उसमें से सिर्फ एक या दो ही डेवलपर को यूनिक्स लैंग्वेज पता है, बाकी डेवलपर्स को यूनिक्स लैंग्वेज का नॉलेज है नहीं, उस वजह से भी बग आने के चांसेस है, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस हमारे सॉफ्टवेयर में बग आते हैं, ठीक है, और कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दिस इज जस्ट फॉर आवर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। दिस इज important, it is also one of the interview question, quality assurance, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, शॉर्ट में इससे क्या बोलेंगे हम, SQA। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन बिटवीन आवर बिजनेस एनालिस्ट एंड द क्लाइंट। तो उस कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होते हैं, ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं डिस्कशन में, जो भी बिजनेस एनालिस्ट है हमारा एंड क्लाइंट है, तो वो उनके डिस्कशन में क्या क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं, ओके, दैट इंक्लूड्स इनटू द सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। तो SQA is nothing but the communication between the BA and client,
अबाउट प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसमें किस लिए ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिजनेस एनालिस्ट और क्लाइंट के बीच में, इसका पर्पस क्या है? टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस होता है कम्युनिकेशन, यानी इनके डिस्कशन में वो डिस्कस होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड आवर बिजनेस एनालिस्ट विल नोट डाउन दोज थिंग्स एंड ही विल क्रिएट अ रॉ डॉक्यूमेंट। तो हम आने वाले सेशन में देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, फिर उसका वो रफ डॉक्यूमेंट का वो फेयर डॉक्यूमेंट बनाता है। ही विल सेंड इट टू द क्लाइंट एंड टेक द अप्रूवल। ठीक है, वो सारी चीजें होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कम्युनिकेशन के बीच में? टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट है टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। रिक्वायरमेंट तो ठीक है, उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है मुझे ये बनाना है, मुझे डेवलप करना है, बट उनके कुछ एक्सपेक्टेशन भी रहेंगे कि कुछ एडिशनल फीचर्स रहने चाहिए, कुछ सिक्योरिटी के दो चार अलग अलग लेवल रहने चाहिए, एडमिन पैनल रहना चाहिए जिससे हम खुद ही डिसाइड कर सके कि किसको रीड एंड राइट एक्सेस मिलने चाहिए। सॉफ्टवेयर शुड बी मेंटेनेबल, ऑटोमेटिकली मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, या फिर कुछ ऑप्शंस वहाँ पे रहने चाहिए, रीसेट टू द डिफॉल्ट मोड एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें क्या किस में आते हैं? एक्सपेक्टेशन में, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो एस्टिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जो भी रिक्वायरमेंट हमें दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम विल सिट टुगेदर एंड वी विल डू द एस्टिमेशन। कितना टाइम लगेगा इसको डेवलप करने के लिए, कितना टाइम लगेगा, इसमें एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं, इसको यूनिट टेस्टिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको मर्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लाइक मल्टीपल डेवलपर्स आर वर्किंग टुगेदर, तो वी हैव टू मर्ज, यानी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट टीम एक ही मॉड्यूल पे सब जन काम नहीं करते, पैरेलली अलग अलग स्क्रीन पे या अलग अलग फंक्शनैलिटीज पे सारे डेवलपर्स काम करते हैं। तो जो डेवलपर टीम का जो टीम लीडर है उनका काम होता है कि वो डेवलप होने के बाद उन मॉड्यूल्स को सही तरीके से जोड़े, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और वो फंक्शनल फ्लो डायग्राम रहती है, यानी किसके बाद क्या स्क्रीन आनी चाहिए, कौन से फंक्शन पे क्लिक करने के बाद क्या दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं फंक्शनल फ्लो डायग्राम। तो उस हिसाब से ही वो इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो इस उसके बाद टेस्टिंग टीम, एज अ टेस्टिंग टीम हम क्या एस्टिमेशन निकालेंगे कि इसको टेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने बार टेस्ट करना पड़ेगा, कितने लेवल्स हमें टेस्टिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें को हम एस्टिमेशन निकालते हैं एंड वी विल सेंड इट टू द क्लाइंट। ठीक है, जैसे कि इसको 1 साल लगने वाला है, 2 साल लगने वाले, 6 महीने लगने वाले, जो भी एस्टिमेशन निकलता है, और क्लाइंट विल अप्रूव दैट इफ इट इज, यानी वो हाई लेवल एस्टिमेशन है। एग्जैक्ट अगर हमने बोला है कि 6 महीने में बनेगा तो एग्जैक्ट 6 महीने में डेवलप ही होगा ऐसा कुछ नहीं, 6 के 7 महीने भी लग सकते हैं या फिर पहले भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस कम है पहले होने के, क्योंकि हम पहले ही सारी चीज़ें कंसिडर करके ही वो एस्टिमेशन बना रहे हैं। और क्लाइंट जो है वो ही इज पेइंग आवरली बेसिस फॉर ईच एंड एवरी टीम मेंबर, जो भी हमारी कंपनी उन्हें चार्ज कर रही है, एक मैनेजर के लिए, एक डेवलपर के लिए, एक टेस्टर के लिए, एक बिजनेस एनालिस्ट, डेटाबेस। ठीक है, सबका बिलिंग अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर क्लाइंट की तरफ से एस्टिमेशन अप्रूव ही नहीं होगा तो हम डेवलपमेंट शुरू ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर साइन अप पेज है, ठीक है, साइन अप पेज डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन बहुत ज़्यादा हो गए डेवलप करके टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम वहाँ पे एस्टिमेशन दे रहे हैं 3 मंथ का, तो नोबडी विल अप्रूव दैट। ठीक है, 3 महीने लगते ही नहीं है एक साइन अप पेज क्रिएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे भी कुछ स्ट्रांग लोग बैठे हुए रहते हैं, उनको सब कुछ नॉलेज है।
ठीक है। वो डेवलपमेंट में भी स्ट्रांग है, वो टेस्टिंग में भी स्ट्रांग है। वो हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इंडिया में बैठे, ठीक है, या फिर उनके पास टीम नहीं है। इंडिया के एक क्लाइंट है बट उनके पास टीम नहीं है, तो वो हमें इसीलिए वो प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्लाइंट के साथ ऐसे ब्लफ नहीं कर सकते कि इसको बनाने के लिए 4 महीने लगेंगे, 6 महीने, एक ऐसा एस्टिमेशन हम कभी भी नहीं देंगे। तो जो भी एस्टिमेशन है हमें ईच एंड एवरी पॉइंट मेंशन करना पड़ता है। तो विल सी द एस्टिमेशन इन वेरी डिटेल इन कमिंग सेशन। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन होता है कॉस्टिंग। कॉस्ट कितना इसको हम चार्ज करने वाले हैं, इसके पेमेंट कब रिलीज करना है क्लाइंट को, ठीक है, क्या क्या मॉड्यूल हमने रिलीज करने के बाद, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे रिलीज करने के बाद क्लाइंट को कैसा कैसा पेमेंट करना है। अगर हम लेट हो गए यहाँ पे, अगर हमने दिया हुआ टाइम पीरियड है, हमने 6 महीने में बनाने का उनको बोला है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा अगर लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज दे विल गिव अस, और उसके ऊपर चला गया तो देयर विल बी पेनल्टी ऑन आवर कंपनी। ठीक है, तो इसके वजह से भी ये भी कॉस्टिंग में ही डिस्कशन होता है कि हम कितना चार्ज करने वाले हैं, अगर लेट हो गए तो हमारे कंपनी को कितना पेनल्टी लगने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉस्टिंग में डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेबल, मेंटेनेंस, सॉरी, मेंटेनेंस यानी क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हमने क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट को हम एज अ एडिशनल सर्विस हम उनको कुछ 6 महीने या 1 ईयर का मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाओ और क्लाइंट को दे दो, कहीं ना कुछ उनको इश्यूज मिलते हैं। तो वो फिक्स करने के लिए, या फिर समझो कोई हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा है, ऑलरेडी प्रोडक्ट है हमारा, ऑलरेडी हमने टेस्टेड किया है, मल्टीपल क्लाइंट को ऑलरेडी दिया है, एंड फॉर न्यू क्लाइंट वी आर गिविंग देम, तो वहाँ पे तो प्रोग्रामिंग एरर या फिर बग डिफेक्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन मेंटेनेंस में क्या आता है, अगर एंड यूज़र को आ, समझ में नहीं आ रहा है कि सॉफ्टवेयर यूज़ कैसा करना है, तो आप कभी भी देखो कोई सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, वहाँ पे हेल्प या सपोर्ट के ऑप्शन रहते हैं। दैट इज़ नथिंग बट द मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस में दो पार्ट आते हैं, एक आता है बीपीओ, एक आता है केपीओ। बीपीओ जो होता है वो नॉन टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है, और टेक्निकल इश्यूज अगर कुछ आते हैं तो वहां पे आता है केपीओ। ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस में बीपीओ एंड केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और ये बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप थोड़ा सा इसके रिलेटेड सर्च कर सकते हो कि बीपीओ एंड केपीओ क्या है, कोई डिटेल में पूछेगा नहीं। बट मेंटेनेंस में आप यही याद रखना कि उनको हम सपोर्ट के लिए ये सर्विस दे रहे हैं, और अगर क्लाइंट को एक्सटेंड करना है मेंटेनेंस, उनको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, अमेजोन वेबसाइट है, ठीक है, ऐसे अगर ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट है या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स और बड़े जो सॉफ्टवेयर है, उनको ऑलवेज इट विल नीड मेंटेनेंस। ठीक है, क्योंकि उसका लोड बढ़ता है, डेटाबेस बढ़ता है बैकएंड में। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे मेंटेनेंस टीम होना ज़रूरी है। अगर कुछ सपोर्ट ही नहीं है तो फिर वहाँ पे एंड यूज़र बहुत स्ट्रगल करेगा। एस्केलेशन, एस्केलेशन यानी क्या होता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विद इन अ टाइम पीरियड अगर डेवलप नहीं हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन एस्केलेशन। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट जो दी थी वो डेवलप नहीं हुई है और कुछ डेवलप कर दिया है, दैट इज ऑल्सो एस्केलेशन। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एस्केलेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो था वो मीट नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी लेवल कोई भी क्रैक कर रहा है, ठीक है, छोटा मोटा जो हैकर है वो भी हमारे सॉफ्टवेयर को हैक कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एस्केलेशन। मल्टीपल थिंग्स आर कमिंग अंडर द एस्केलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती है बिटवीन बिजनेस एनालिस्ट एंड द क्लाइंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एसक्यूए। अंडरस्टूड? यस गाइस।
तो इसकी थियरी में दो दो तीन तीन लाइन की मैं शॉर्ट में अपडेट करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी हमारे पास आज बहुत टाइम है, तो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज वेरी important। In every interview you will face the question, that is, what is SDLC, software development life cycle। आप हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फेस करने वाले हो, 10 में से 10, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझना। इट इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी, ठीक है। इट इज अ मेथोडोलॉजी with clearly defined process for creating highly quality software। तो जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, दे आर फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एंड देयर आर टोटल 6 stages। देयर आर 6 stages अंडर SDLC। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम 6 stages है हमारे पास। फर्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर रहे हैं हम? क्लाइंट से, राइट। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि बिजनेस एनालिस्ट इज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, ही इज टेकिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। तो जब भी वो रिक्वायरमेंट नोट डाउन करता है, ही यूज टू क्रिएट द रॉ डॉक्यूमेंट, ठीक है, रफ डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं। तो डिटेल में हम देखेंगे इसे, उसे BRS कहते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी स्टेज होती है एनालिसिस। तो एनालिसिस कौन करता है? बिजनेस एनालिस्ट ही करता है। यानी वो क्या कर रहा है, जो रफ डॉक्यूमेंट बनाया था उसको फेयर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो यहाँ पे रफ डॉक्यूमेंट बनाया है व्हाइल टेकिंग द रिक्वायरमेंट, वो रफ डॉक्यूमेंट को बाद में फेयर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है वो एनालिसिस करके, उसे एनालिसिस कहते हैं। उसमें पूरा डिटेल में रहता है ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी के रिलेटेड कि कैसा डेवलप करना है क्या नहीं। कोई अगर आईडी वाला पासवर्ड वाला फील्ड है तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट होने चाहिए कि नहीं, उसका फॉन्ट कौन सा रहना चाहिए, स्क्रीन पे कहाँ पे दिखना चाहिए वो ब्लॉक, बटन्स के कलर क्या रहने चाहिए, इन वेरी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रफ डॉक्यूमेंट बनता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं वो SRS डॉक्यूमेंट में, ठीक है। आई विल शो यू whenever we will take our project we will see the SRS document। उसके बाद क्या होता है कि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो SRS डॉक्यूमेंट पास करता है डेवलपमेंट टीम को, ठीक है। तो डेवलपमेंट टीम विल सबसे पहले UI डेवलपर, ठीक है, UI डेवलपर यानी फ्रंट एंड डेवलपर जो बोलते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाले डिजाइन शुरू करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग शुरू करने के बाद डेवलपमेंट टीम यानी कोडर्स, वो कोडिंग शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन का बटन है तो लॉगिन के बटन की कोडिंग वो शुरू करते हैं। डिजाइनिंग पार्ट जो हमें दिख रहा है, यूजर इंटरफेस, UI यानी क्या हो गया, यूजर इंटरफेस, ठीक है, UI।
यूजर इंटरफेस, या फिर हम इससे क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। ठीक है, तो यूआई डेवलपर उसका फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, उसके बाद जो एक्चुअल कोडर्स रहते हैं उसकी कोडिंग करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग टीम, multiple things will come into the testing, so we'll see that in very detail. And at last maintenance। तो मल्टीपल मेथोडोलॉजीज है यहाँ पे। ठीक है, जो हम देखने वाले हैं, यानी मॉडल्स है डिफरेंट डिफरेंट, ये फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आपको ये 6 स्टेजेस हमेशा याद रखना है। आपको नींद से भी उठने के बाद अगर किसी ने पूछा टेल मी द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो आपको ये 6 नाम याद रहने ही चाहिए, एज इट इज सीक्वेंस शुड बी लाइक दिस ओनली: इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, सबसे पहली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो है हमारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जैसा मैंने बताया था कि ये रफ डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल में पता रहना चाहिए। कौन क्रिएट करता है ये डॉक्यूमेंट? बिजनेस एनालिस्ट। सो बीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये अभी तो हमें बहुत सब कुछ इजी लगता है, अगर आप स्टडी नहीं करोगे और ये बार बार पढ़ोगे नहीं, तो आपको अगर मैं 1 वीक के बाद भी पूछूंगा कि टेल मी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आप सिर्फ ये 6 नाम बता पाओगे, उसके अंदर का कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, तो फिर इतने शॉर्ट आंसर अगर आप दोगे इंटरव्यू में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो जो भी यहाँ पे स्टेजेस है उसके रिलेटेड आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बीए विल गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट दैट which type of सॉफ्टवेयर डोमेन, कौन से डोमेन का सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें फंक्शनैलिटी क्या करना है क्रिएट। ठीक है, उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्या देना है, उसका परफॉर्मेंस, कितने कितने पीपल आर गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। लाइक आईआरसीटीसी वेबसाइट आपको पता है, लैक्स ऑफ पीपल आर हिटिंग दैट वेबसाइट, तो उस पर लोड कितना है, राइट। तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, कैसा चाहिए परफॉर्मेंस, कितने लोग यूज करने वाले हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, उसके उस पर डेटाबेस कितना रहने वाला है, वो सारी चीजें परफॉर्मेंस में आते हैं। इज रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो बीए ये सारी गैदर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। बीए विल प्रिपेयर one document which is called as BRS, business requirement specification, एंड मैंने जैसे बताया था इट इज अ रफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, BRS डॉक्यूमेंट will need client approval before creating SRS document from BRS।
बीआरएस डॉक्यूमेंट हमारा रफ डॉक्यूमेंट है, उसको फॉलो करके ही हमारा बिजनेस एनालिस्ट एनालिसिस करेगा एंड ही विल क्रिएट द फेयर डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड एज एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो जब भी रफ डॉक्यूमेंट वो बनाता है, ही विल फॉरवर्ड इट टू द क्लाइंट, ही विल टेक द अप्रूवल दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर टेकन आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, क्योंकि ये एसआर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है एनालिसिस में एसआरएस डॉक्यूमेंट, वो बहुत डिटेल में रहता है। ठीक है, अगर रफ डॉक्यूमेंट में ही गलतियां है तो फेयर डॉक्यूमेंट जो बनाने के लिए वो टाइम स्पेंड कर रहा है वो भी गलत बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे वाइल क्रिएटिंग द बीआरएस डॉक्यूमेंट, बिजनेस एनालिस्ट यूज टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा एनालिसिस। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बीए। बीए इज रिस्पॉन्सिबल। एनालिसिस, यहाँ पे भी बीए इज रिस्पॉन्सिबल। एनालिसिस में क्या होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस? बीए। इसमें क्या होता है, बीआरएस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं इन मोर डिटेल, दैट इज द फेयर डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड एज एसआरएस डॉक्यूमेंट। so BA will convert BRS document into SRS document। SRS document यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी हर चीज, छोटी छोटी चीजें, फंक्शनैलिटी एंड सब फंक्शनैलिटी, ईच एंड एवरी फील्ड के रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे एसआरएस डॉक्यूमेंट में नोट डाउन करता है। ठीक है, हम जब भी हमारी डेवलपमेंट टीम या यूआई डेवलपमेंट टीम, जो भी डेवलपमेंट टीम है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते। ठीक है, समझो अब यहाँ पे मैंने बताया कि पेटीएम वेबसाइट हम समझो इन्फोसिस वालों के पास डेवलप करने के लिए आई है। तो एवरीथिंग वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन लाइक बटन्स, लोगो, images, these are the option, recharge prepaid mobile, पे रेंट पेमेंट, पे इलेक्ट्रिक बिल, तो इसका सीक्वेंस। ठीक है, इसके लोगो आप देख सकते हो, इस पे क्लिक कर, यहाँ पे जाने के बाद ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज एंड पे बिल्स ऑन पेटीएम, तो इसके हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिटेलिंग कहाँ पे हो रही है? एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे बटन दिया हुआ है डाउनलोड पेटीएम ऐप। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन दिए हैं, तो हर चीज की डिटेलिंग यहाँ पे देखो, ये इमेजेस कुछ क्लिकेबल है क्या, नहीं है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिए है, यहाँ पे ये लिंक है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इट विल गो समवेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट में आती है। ठीक है, कहीं कहीं कोई कोई वेबसाइट पे आप जाते हो तो आप देखो, स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो उसका जो ऊपर का जो आपके ये ऑप्शंस दिख रहे हैं वो स्टिक रहते हैं पेज पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ऊपर के हमारे जो ऑप्शंस है वो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग कहाँ पे होती है? एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी एंड सब फंक्शनैलिटी, सबकी डिटेलिंग हमारी एसआरएस डॉक्यूमेंट में होती है। जैसा होम पेज है, यहाँ पे ये बस टिकट का ऑप्शन है, ये फंक्शन हो गया है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे इतने सारे सब फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे फ्लाइट, बस, ट्रेन, इंटरनेशनल फ्लाइट। ठीक है, ये सारे सब फंक्शन है, और ये सारे जो दिख रहे हैं ये फील्ड्स है, इसको फील्ड बोलेंगे। जो भी दिख रहा है फ्रॉम टू, देखो फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
पॉपुलर सिटीज के ऑप्शन दे रहा है वो ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने NAG लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे सजेशंस मिल रहे हैं, सजेस्टेड सिटीज, राइट। तो ऐसे ही आपको ये दिस वाज द रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कैलेंडर है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, जुलाई 26 2020, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, DD MM और YYYY। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है कि मुझे मंथ पहले दिखना चाहिए, बाद में डेट दिखनी चाहिए, ईयर मुझे सिर्फ 2 नंबर्स में दिखना चाहिए, तो वो वैसा आएगा, यानी वैसे डेवलप होगा, राइट। अब आप जब भी ये पेज पे फ्लाइट टिकट पे जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए, देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, सारी फील्ड्स यहाँ पे 1 में आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, रेडियो बटन यहाँ पे फ्रॉम और टू में ब्लैंक आ रहा है, डिपर्चर डेट में टूडेज डेट ऑटोमेटिक आ रही है, रिटर्न डेट कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमी क्लास आ रहा है, और यहाँ पे एक ही ट्रैवलर के लिए आ रहा है। फिर हम ऐड कर सकते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड है। डिफ़ॉल्ट में क्या दिखना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट में आता है। तो इतनी सारी डिटेलिंग आती है हमारे SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो SRS डॉक्यूमेंट को ऑल्सो नोन एज FRS, क्योंकि क्लाइंट सॉरी इंटरव्यूअर आपको कभी कभी SRS डॉक्यूमेंट के ना पूछे तो वो पूछेगा कि FRS डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है बताओ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या सेम है, SRS यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दोनों एक ही है, सिर्फ नाम चेंज है। हर फंक्शन और सब फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नोट डाउन होती है, इसीलिए इसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। SRS document contains detailed specification about function and subfunction and the software, ठीक है। उसके बाद SRS डॉक्यूमेंट इज द मेन ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपमेंट। यही एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेवलपमेंट टीम के लिए, जिसको फॉलो करके हमारी डेवलपमेंट टीम डेवलप करना शुरू करेगी, ओके। सो SRS document is the main bridge between client and development team. Client, development and टेस्टिंग टीम, हम भी इसी को फॉलो करते हैं एज ए टेस्टिंग टीम, क्योंकि हम बग किसको रेज करते हैं, इफ देर इज एनी वेरिएशन बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें कैसा पता चलेगा, क्या रिक्वायरमेंट थी, SRS डॉक्यूमेंट में। आप SRS डॉक्यूमेंट में देखोगे कि सच में ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी क्या, अगर वैसी रिक्वायरमेंट नहीं आई थी यू कैन मार्क इट एज अ बग, ठीक है। SRS डॉक्यूमेंट हैज अब SRS डॉक्यूमेंट में क्या फैक्टर्स वगैरह आते हैं हम देखेंगे, ठीक है। SRS डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स, इसको क्या चाहिए है, क्लाइंट अप्रूवल। तो हम जब भी SRS डॉक्यूमेंट बनता है वी यूज टू सेंड इट टू द क्लाइंट टू मेक श्योर दैट वॉट एवर हैज बीन मेंशन इनटू द SRS डॉक्यूमेंट इज एक्यूरेट, क्योंकि उसके बाद ही डेवलपमेंट टीम उस पर काम करने वाली है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड द टेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एफर्ट्स हमारे जाने नहीं चाहिए, इसलिए हम SRS डॉक्यूमेंट अप्रूवल लेते हैं हम क्लाइंट की तरफ से, ठीक है।
client approval before using it in the development of product. तो SRS डॉक्यूमेंट में मेनली 3 फैक्टर्स आते हैं. SRS document has 3 factors. यानी आपको अब पता रहना चाहिए कि SRS डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है. ठीक है, अब तक तो हमें पता है कि SRS डॉक्यूमेंट इज द फेयर डॉक्यूमेंट, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम द BRS टू SRS, business analysts used to convert from BRS to SRS, and the requirement are mentioned in very detail in SRS document. ठीक है, about the functionality function and the सब function. ठीक है, ये सारे डिटेल्स तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली उसमें होता क्या है SRS डॉक्यूमेंट में. तो फर्स्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी हर फंक्शन के रिलेटेड रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन रहेगी. इट्स अ पार्ट ऑफ द SRS डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट होता है फंक्शनल फ्लो डायग्राम. फ्लो डायग्राम यानी जैसा मैंने यहाँ पे बताया था एग्जांपल में आपको कि यहाँ पे हम पेटीएम पे जा रहे हैं, समझो ये होम स्क्रीन है, और यहाँ पे मुझे रिचार्ज पे मैंने क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है, नेविगेट हो रही है नेक्स्ट स्क्रीन पे. तो फंक्शनल फ्लो डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है कि रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑपरेटर्स दे रहे हैं. मैंने BSNL पे क्लिक करने के बाद ये स्पेशल यहाँ पे फिर BSNL के प्लान्स वगैरह मुझे दिखाएगा. यहाँ पे अभी नॉट अवेलेबल है, लेकिन अगर हम दूसरा कोई लेते हैं जैसा जियो है तो उसके रिलेटेड देखो यहाँ पे प्लान्स दिख रहे हैं हमें. राइट, ये सारे फंक्शनल फ्लो डायग्राम वाइज यहाँ पे नेविगेशन हो रहा है. ऐसा कभी नहीं होगा कि जियो पे क्लिक करने के बाद एयरटेल दिखाएगा. ठीक है, तो फिर वो तो बग हो गया फिर. राइट, अगर मैंने साइन इन किया और मैंने साइन आउट किया, ठीक है, और अगर मैं ब्राउज़र का बैक बटन क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली साइन इन नहीं होना चाहिए. ठीक है, वैसा भी कभी कभी डिफेक्ट मिलते हैं हमें जब हम डेवलप करते हैं तो. ठीक है, साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पॉपअप आया है. ठीक है, तो ये भी फंक्शनल फ्लो डायग्राम है. साइन इन पे जाने के बाद यहाँ पे यहाँ पे मोर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे इतने सारे दिख रहे हैं. वाटर पे क्लिक करने के बाद मुझे वो वाटर बिल पे करने की स्क्रीन दिखने वाले. तो इट इज नथिंग बट द फंक्शनल फ्लो डायग्राम. ठीक है, तो आवर डेवलपमेंट टीम विल डेवलप अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल फ्लो डायग्राम. ठीक है, और आपको भी देखना है फंक्शनल फ्लो डायग्राम वाइज एप्लीकेशन डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है. उसके बाद क्या होता है स्नैपशॉट, यानी ये जो स्क्रीन दिख रही है ये एक्चुअल में हमारे जो फ्रंट एंड डेवलपर है, UI डेवलपर है, वो डेवलप करने के पहले हमारे बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, इस उनके पास कुछ टूल्स होते हैं UI डेवलप करने के लिए. यानी सिर्फ जैसा पेंट ब्रश में, अगर हम पेंट ब्रश एग्जाम्पल, ये तो बहुत ये कोई यूज नहीं करता है. ठीक है, अब पेंट ब्रश में उसमें ऑप्शन भी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देना है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर कैसा दिखना चाहिए. राइट, तो मैं उसको एक फेयर डायग्राम दूंगा कि मुझे मेरी होम स्क्रीन पे क्या क्या चाहिए. मुझे यहाँ पे मेरा साइन इन बटन यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे साइन इन बटन चाहिए मुझे. ठीक है, और जो भी फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए वहाँ पे यहाँ पे मुझे 2-4 इमेजेस चाहिए. ठीक है, ये सारे ऐसा हमारा बिजनेस एनालिस्ट जो है ये स्क्रीन्स क्रिएट करते हैं. उनके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं इस स्क्रीन करने के लिए. ठीक है, जैसा हम यूज अभी करते हैं फिग्मा. इट इज वन ऑफ द फिग्मा सॉफ्टवेयर. फिग्मा सॉफ्टवेयर करके है, ये फिग्मा सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, तो इसको यूज करके डेवलप जो भी बिजनेस एनालिस्ट है वो स्क्रीन डेवलप कर सकता है, और उसको देखकर ही
जो हमारे यूआई डेवलपर है वो एक्चुअल HTML5 या फिर एंगुलर JS वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं लैंग्वेज यूआई डेवलपमेंट के लिए, वो यूज करके ये स्क्रीन डेवलप करते हैं। ठीक है, विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर यूआई डेवलपर कुछ भी बना देंगे, क्योंकि मल्टीपल यूआई डेवलपर्स आर वर्किंग टुगेदर। अगर एक यूआई डेवलपर ने एक स्क्रीन डेवलप की है, वहां पे ब्लू कलर यूज किया है, या फिर वहां पे साइन इन बटन राइट कॉर्नर में दिया है, ठीक है, और साइन आउट अंदर जाने के बाद साइन आउट बटन राइट कॉर्नर में दिया है, दूसरे यूआई डेवलपर ने दूसरी स्क्रीन बनाई है और वहां पे साइन आउट बटन लेफ्ट साइड में दिया है। तो ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। तो हर चीज जो डेवलप होनी है, डिजाइन होनी है, उसके रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट डेवलप करते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए फिग्मा सॉफ्टवेयर है, आईराइस करके है, आईराइस सॉफ्टवेयर, इसका भी काम यही है कि स्क्रीन डेवलप करने के लिए आईराइस सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर्स इसके इसका हमें काम नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अवर एसआरएस डॉक्यूमेंट, और एसआरएस डॉक्यूमेंट में स्नैपशॉट या फिर इसको स्क्रीनशॉट बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल इन वेरी डिटेल। तो आज हमने क्या देखा है, एक मिनट, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन एरर, डिफेक्ट, फेलियर, एरर, डिफेक्ट, बग एंड फेलियर। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय एरर। जो भी डेवलपर है, अगर उनको कंपाइल या रन करते वक्त अगर कुछ मिलता है तो उसको एरर बोलते हैं। डिफेक्ट यानी क्या है, अगर उन डेवलपर को पता चलता है कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है तो उसे डिफेक्ट बोलते हैं। हमारे टेस्टिंग लैंग्वेज में अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट में कुछ डिफरेंस मिलता है तो उसको हम बग बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाने के बाद अगर कुछ मिलता है इश्यूज तो उसको उसको कहते हैं हम फेलियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बग क्यों होते हैं, दीज आर द रीजंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हर बार आपको इंटरव्यू क्वेश्चन है या नहीं वो लिख के दूंगा, तो यू कैन डिस्कस दिस इन योर मॉक प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि SDLC में कितने स्टेजेस होते हैं, तो देर आर 6 स्टेजेस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस। तो हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक अभी देखे हैं, और अभी भी SRS डॉक्यूमेंट में हमने डिटेल में फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, फंक्शनल फ्लो डायग्राम में क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कल कवर करेंगे। तो टिल नाउ वी कवर्ड ओनली 2 टॉपिक्स फ्रॉम द SDLC, दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग and the analysis, and the remaining part will continue tomorrow. One second.